नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन HI, IDT और VI। इनका जो भैया इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का कॉमन पेपर है, जिसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर करेंगे, यानी कि यूनिट 1 में जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। ऐसे ही करके हम 5 वीडियोस में 5 यूनिट को अपनी कवर कर लेंगे। ठीक है, 5 वीडियोस में 5 यूनिट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहला जो यूनिट है इसमें बात की जा रही भैया दिव्यांगता की, यानी कि जो दिव्यांगता है उसका इतिहास क्या रहा है ना। तो अगर हम बात करते हैं दिव्यांगता के इतिहास की, तो कहते हैं जो प्राचीन समय था यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे कुछ ऐसा समाज है जहाँ पर दिव्यांगों की स्थिति बहुत खराब है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के प्रति उपहास किया करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन समय की। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए जो भी आपका वर्तमान समय चल रहा है यहाँ पर तक हम चीज़ों को बात करेंगे। तो अगर हम कहें तो कहते थे भैया, तो जो दिव्यांग थे इनको हम पहले क्या कहते थे? इनको पहले हम विकलांग कहते थे, है ना। और इससे भी पहले क्या कहते थे? जब प्राचीन समय था इससे पहले कहते थे भैया बुरी आत्मा। क्या कहते थे? बुरी आत्मा, है ना। या क्या कहते थे कि पुराने जन्म का कोई पाप है ये इस प्रकार से, या भैया राक्षस, है ना। तो इस प्रकार की संज्ञा दी जाती थी पुराने समय में, है ना, प्राचीन काल में। या पूर्व जन्म का पाप हुआ, है ना। और क्या किया जाता था? इन लोगों को समाज से, जो दिव्यांग होते थे इनको समाज से अलग कर दिया जाता था। दिव्यांगों को एक नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता था। इनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाती थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के विकास के लिए धीरे धीरे जो थी वो रुचियाँ लाई गई और जो अधिनियम और नीतियाँ थी वो बनाई गई। लेकिन इसके पहले तक या प्राचीन काल में बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता था ये सब चीज़ें। अब तो मान लीजिए कि दिव्यांगों को पुनर्वास के क्षेत्र में भी उतारा गया, है ना। अभी हम पुनर्वास के बारे में भी बात करेंगे, क्या है पुनर्वास। तो उसके क्षेत्र में भी उतारा गया, दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगर कौन थे भैया? पोप गेगरी, ठीक है। इन्होंने जो कह सकते हैं कि धामी वंश जारी कर और अपने अनुयायियों को दिव्यांगजनों की सेवा का आदेश दिया। यानी कि इन्होंने जो एक धामी वंश चलाया था और इनके जो अनुयायी थे, जो धामी वंश को मानने वाले थे उनके द्वारा कहा गया कि जो दिव्यांगजन हैं इनकी सेवा की जाए और इनको एक दयनीय स्थिति के रूप में देखा जाए, इनकी भी मदद की जाए। आई भैया आपका 16वीं शताब्दी के बाद में आपका 17वीं शताब्दी आई। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर दिव्यांगजनों को शिक्षा के बारे में, उनकी देख रेख की व्यवस्था की जाने लगी। और जो भी शिक्षा शास्त्री वगैरह थे, इसमें क्या होता था कि जो भी बच्चे बधिर थे, बधिर का मतलब क्या? जो भी बच्चे सुनने में असमर्थ थे, है ना, इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया गया, है ना। और आपको 17वीं शताब्दी में ही भैया किसका? सूरदास जी का जो है वर्णन देखने को मिलता है। कहते हैं भैया सूरदास जी जो थे वो देख नहीं पाते थे, और फिर भी भैया अपने वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताओं को लिखा, ऐसी चीज़ों को लिखा जो बहुत ही बेहतरीन है ना। सूरदास जी के बारे में भी 17वीं शताब्दी में देखने को मिला। इसके बाद में 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, 18वीं शताब्दी में जो भी ये 18वीं शताब्दी थी,
यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे पुनर्वसित किया जाने लगा। यानी कि समाज के परिवर्तन स्वरूप ये जो 18वीं शताब्दी आई, इस काल में जो भी राजनीतिक सुधार थे वो किए गए, जो भी स्वास्थ्य देखभाल, दक्षता, है ना, इन चीज़ों पर बात की गई। और एक डॉक्टर रीड थे, है ना, डॉक्टर दीड रिट, ठीक है, इन्होंने 1748 में, ठीक है, 1748 के उपरांत में इन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्रारंभ की। और सर वैलेंटाइन ने 1784 के बाद में एक अंध विद्यालय खोला, जिसको हम लोग प्रथम अंध विद्यालय कह सकते हैं, ठीक है। सर वैलेंटाइन जी ने 1784 में, है ना, प्रथम अंध विद्यालय खोला। इसके बाद में आपका 19वीं शताब्दी आई, जहाँ पर 19वीं शताब्दी में जहाँ पर हम कह सकते हैं लुईस ब्रेल ने 1809 ईस्वी में भैया ब्रेल लिपि का विकास किया। और लुईस ब्रेल जो थे, इनकी जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। इनकी जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित है। और दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया। तो 1809 ईस्वी में ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या हुआ कि जो चीज़ें विकसित होती रहीं, तो कह सकते हैं कि अम्बे चार्ल्स द्वितीय और सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की एक पद्धति विकसित की। यानी कि सांकेतिक भाषा या सांकेतिक पद्धति के जनक के नाम से जाना गया किसको? सैमुअल हार्वे को और भैया अम्बे चार्ल्स को। तो कह सकते हैं इसके उपरांत आपका जो ये यहाँ पर विद्यालय खोला गया था। और जो भी आपकी 19वीं सदी चल रही थी, यहाँ पर ग्राहम बेल ने भी एक कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी एक और मॉन्टेसरी पद्धति भी यहाँ पर आपको देखने को मिली। अमृतसर में अंध विद्यालय भी खोला गया, जो लोग बच्चे देख नहीं पाते थे, 1857 में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने इटली में भी दिव्यांगों पर काम किया। और 1857 में जो कह सकते हैं एनी शार्प जी थे, इन्होंने अमृतसर में एक प्रथम अंध विद्यालय खोला। प्रथम कह सकते हैं कि जो 1784 में अंध विद्यालय खोला गया था। और इसके बाद में अमृतसर में एक अंध विद्यालय खोला गया था, जो कि 1857 ईस्वी में खोला गया था। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा तबीयत वगैरह डाउन है, तो हो सकता है कि कुछ कहीं पर आवाज़ें इधर उधर निकल रही हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि कह सकते हैं कि गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। कोशिश है आप लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने की। और आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, आप अपने राज्य का नाम और अपने ज़िले का नाम, किस राज्य से आप हैं, किस ज़िले से आप हैं, भैया कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि किस राज्य से आप हमें देख रहे हैं, किस ज़िले से आप हमें देख रहे हैं। आप सभी का प्यार ऐसे ही दोस्तों बना रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 20वीं शताब्दी, ठीक है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसमें जो भी मानसिक तौर से पिछड़े व्यक्ति थे, यानी कि जो भी मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित थे, मानसिक मंदता से ग्रसित थे, और जो भी पिछड़े बालक थे, इनके लिए विद्यालय खोले जाने का प्रयास चल रहा था। लेकिन जो था दृष्टि दिव्यांग और श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो विद्यालय खोले गए थे वो एक दिवसीय थे, यानी कि विद्यालय बच्चा चाहेगा आ जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ कि 1930 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कुछ उत्तरदायित्व जो संस्थान थे वो मिलजुल कर के क्या किया, उन्होंने मानसिक मंदित बच्चों के लिए एक प्रावधान बनाया और उनकी शिक्षा भी प्रारंभ की गई। भैया 20वीं शताब्दी में मानसिक मंदित बच्चों के लिए एक प्रावधान बनाया गया और भैया उनके लिए भी शिक्षा प्रदान की गई, ठीक है, 1903 के बाद से। फिर क्या हुआ कि 1913 आया 1913 आया। इसमें जो भी हमारे राज्य थे, यहाँ पर दृष्टि और मूक बधिर जो बच्चे थे, इनको प्रावधान के तहत विद्यालय खोले गए। और 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन हुआ और जिसमें मेंटल डिफिशिएंसी बिल जो था उसको पारित किया गया। और इसको हम लोग मेंटल डिफिशिएंसी कभी कभी हम लोग कहते हैं मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट या बिल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके बाद में भैया
1929 आया। 1929 में क्या हुआ कि डॉक्टर कुंजित वर्डल ने स्कूल ऑफ द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की, है ना। स्कूल ऑफ द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की। और 1936 में क्या हुआ कि जो भी हमारे मंदबुद्धि बच्चे थे इनको सरकारी मानसिक अस्पताल, ठीक है, सरकारी मानसिक अस्पताल, इसकी स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, एजुकेशन कमीशन आते गए और क्या हुआ कि 1972 में अगर हम बात कर लें, 1972 में तो लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र बनाया गया। अगर ऐसे हम बात करें 1986 में, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नई शिक्षा नीति जब आई तो दिव्यांगों को मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई, 1986 वाली जब शिक्षा नीति आई थी। और 1987 में क्या हुआ, एक अधिनियम लाया गया, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है, 1987 में लाया गया। इसके बाद में क्या हुआ कि 1992 आया और 1992 में भैया आपका आरसीआई जो था उसको गठन किया गया। और इसकी जो आरसीआई की गठन की बात थी ये भैया 1981 से ही चल रही थी, लेकिन भैया 1986 में इसके गठन की बात की गई और 1992 में भैया ये बनकर के आपका तैयार हुआ, स्थापना हुई। इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे एक्ट आते गए, जिनके एक्ट के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो कहते हैं भैया 1995 का एक्ट, जिसको हम लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 1999 में एक एक्ट आया जिसको हम लोग नेशनल ट्रस्ट एक्ट के नाम से जानते थे। यहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई, यहाँ पर 4 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका एक एक्ट आया 2016 में, जहाँ पर भैया 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई। इसको कहा गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो एक्ट हैं आपके, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी बता रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों की भैया गठन किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। अब इसके बाद में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपका क्षति, ठीक है, अक्षमता, क्षति अक्षमता और विकलांगता, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, यहाँ पर जो भी आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो भी आपकी फुल फॉर्म है उनको अपलोड कर दिया गया है और आप फुल फॉर्म की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से जाकर के आप फुल फॉर्म ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्षति अक्षमता और विकलांगता की। सबसे पहले मैं आपको क्षति अक्षमता और विकलांगता के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद में WHO के अनुसार या ICIDH के अनुसार आपको मैं परिभाषा दूंगा। ICIDH को क्या कहते हो, ICIDH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो कहेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये भैया आपके ICIDH का फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्षति अक्षमता और विकलांगता की। देखिए जब भी हम बात करते हैं कहते हैं क्षति जो है वो प्राथमिक स्तर पर होती है ना, क्षति जो है वो प्राथमिक स्तर पर होती है और जो हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करती है। ऐसे हम कह लें कि जो भी अंग प्रभावित हो रहा है उस अंग के कारण हम किसी भी कार्य को करने में अक्षम हैं और ये जो कार्य करने में हम अक्षमता दिखा रहे हैं यही आपकी क्या कहलाएगी, अक्षमता, जो कि द्वितीयक स्तर की होगी। और अगर हमने सही ढंग से क्रियाएं जो थी उनको करना शुरू कर दिया, या हमने कह सकते हैं जो भी हमारी क्षति हुई थी डॉक्टर को दिखाया भैया, है ना, जो भी हमें रोग चोट हुआ था उसको हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने क्या किया, पट्टी वट्टी बांध दी और हम सही हो गए, तब तो अक्षमता दूर हो जाएगी। लेकिन यही अक्षमता एक विकराल रूप धारण कर लेती है जो विकलांगता कहलाती है। यानी कि अब आप जीवन भर जो अंग आपका क्षतिग्रस्त हुआ था उस अंग में अक्षमता के कारण आपकी विकलांगता आ चुकी है और दिव्यांगता आ चुकी है, विकलांगता आ चुकी है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो कि उस अंग, वो जो आपका नेचुरली अंग आपको मिला हुआ था उससे आप कार्य नहीं कर सकते। अब आप अपनी
जो भी वो अंग था या कुछ भी था, जो भी चीज़ें थी, उसमें आप पुनर्वास करवा सकते हो, उस चीज़ का पुनर्वसन करवा सकते हो, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि हमारे शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के ढांचे में क्रियात्मक रूप से कोई भी असमानता आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षति कहेंगे। क्षति जो है वो अंग स्तर की होती है, वो आपकी क्षति कहलाती है। क्षति के बाद में अक्षमता की बात कर लें तो अक्षमता क्या होगी? क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। भाई क्षति के कारण कोई अवस्था तो उत्पन्न होगी जिसके कारण क्या होगा? व्यक्ति के कार्य करने में कमी आ जाएगी, और यही कमी जो व्यक्ति के कार्य करने में आ रही है, यही कमी आपकी क्या कहलाएगी? अक्षमता को डिफाइन करेगी, अक्षमता आपकी कहलाएगी। विकलांगता क्या है? कहोगे भैया क्षति हो गई, अक्षमता हो गई, उसके कारण जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं, जो भी हमारा शारीरिक स्तर है ना, इसमें व्यक्ति सामान्य की तुलना में अगर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? बच्चे में बाधा, कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी, और वही बाधा क्या कहलाएगी भैया? विकलांगता कहलाएगी। ये जन्म पर्यंत रहती है। ऐसे ही भैया अगर हम बात करें WHO के अनुसार इनकी परिभाषा क्या दी गई? इन्होंने कहा कि क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या प्रकारात्मक प्रणाली में असमानता का होना है। क्षति जो है वो अंगीय स्तर की होती है। अक्षमता के बारे में क्या कहा गया? अक्षमता के बारे में WHO ने परिभाषा दी। हाँ, WHO का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है और WHO की स्थापना कब हुई? ये आप लोग तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ है और भैया स्थापना कब हुई WHO की। अक्षमता की परिभाषा के बारे में कहा गया, अक्षमता की परिभाषा के बारे में क्या कहा गया कि अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में कार्यात्मक प्रदर्शन को संदर्भित करती है। जो व्यक्ति के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, है ना, क्षति हो गई है, क्षति क्या करेगी? क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जो हाथ पैर में कहीं पर भी अगर चोट लगी या किसी प्रकार का दोष हुआ है तो वहाँ पर जो कार्यात्मक प्रदर्शन है उसको संदर्भित कर रही है। ऐसे ही भैया आपका विकलांगता क्या होगी? WHO के अनुसार विकलांगता क्या होगी? विकलांगता व्यक्ति की क्षति अथवा अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया की जाने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्षति, अक्षमता और विकलांगता के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद में दो चीज़ें आपकी आती है, एक एक्टिविटी लिमिटेशन। ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशन यानी कि जो गतिविधि संबंधित सीमाएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो गतिविधि की सीमाएं वे कठिनाइयां हैं जो किसी भी व्यक्ति को गतिविधि को निष्पादित करने में हो सकती हैं। यानी कि कोई भी अगर आप गतिविधि स्थापित कर रहे हो, कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, तो उनमें आपकी सीमाओं में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं। ये भागीदारी प्रतिबंध ऐसी समस्या है जिन्हें एक व्यक्ति जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जीवन स्थितियाँ जो हैं उनमें शामिल करने में भैया अनुभव कर सकता है कि भैया हमको लिमिटेशन लग गई है, हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका एक आता है रिहेबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास क्या है। ठीक है, पुनर्वास क्या है? अभी इस शब्द पर बात हो रही थी। तो पुनर्वास क्या है? पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशलों और योग्यताओं या हम कह सकते हैं ज्ञान को, उन कौशलों, योग्यताओं और ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है, पुनः प्राप्त करना है, जो भैया बीमारी, चोट, दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप हो गई थी। जो बीमारी, चोट और दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप हो गई थी, उन कौशलों, योग्यताओं और ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा था और जाते जाते क्या हुआ, उसका भैया एक्सीडेंट हो गया और उसका जो पैर था वो भैया क्या हुआ कि काट दिया गया। पैर जो था बहुत ख़राब हो गया था। ठीक है,
क्षति हुई, क्षति के बाद में अक्षमता हुई, अक्षमता के बाद में विकलांगता हो गई। तो क्या हुआ, पैर को काट दिया गया। अब अगर हम इस व्यक्ति को एक कृत्रिम अंग लगा दें, यानी कि कृत्रिम पैर लगा दें, तो क्या होगा, व्यक्ति अपनी उन क्षमताओं को काफ़ी हद तक पा सकेगा, उन क्षमताओं तक काफ़ी हद तक पहुंच सकेगा। और यही चीज़ें क्या कहलाती हैं, पुनर्वास कहलाती हैं, रिहैबिलिटेशन कहलाती हैं। पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है जो बीमारी, चोट या विकलांगता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप खो गई हैं, और या इनसे हमने किसी प्रकार का समझौता कर लिया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पुनर्वास कहलाएगा। इसके बाद में आपका इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी चर्चा की थी, एक हमने चर्चा की थी RCI की, 1.3 में आपका आएगा, ठीक है, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। आप क्या कहोगे, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको सभी जानते हो भैया किसके नाम से, RCI, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आप कहोगे कहाँ है, तो आप कहोगे भैया इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब से 1981 का वर्ष हुआ था और इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तभी से सरकार ने विकलांगों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था कि हमें भैया काम करना है इन पर। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती गई, कार्यक्रम चलते रहे, ठीक है। और विकलांगता के क्षेत्र में या दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत सरकार ने 6 मई 1986 को कहा कि भैया हम गठन करेंगे RCI का। हम किसका गठन करेंगे, RCI का। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब RCI का गठन करने की बात की गई, कहा गया वहाँ पर कि RCI का गठन करेंगे, और हुआ क्या, 1991 में भैया संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। और उस विधेयक पर भैया आपको पता है कि संसद में जब तक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक कोई भी विधेयक नहीं माना जाता। तो भैया इस पर जो राष्ट्रपति जी थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए 1 दिसंबर 1992 को, और तभी से हम कहते हैं कि भैया RCI 1992 के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हस्ताक्षर हुए, यानी कि मंजूरी मिल चुकी थी कि इसको लागू कर दिया जाए, मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, कहा गया कब से लागू हुआ, तो 22 जून से 1993 से इसको लागू किया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसका कार्य क्या था, क्या किस लिए बना रहा था, तो भैया जो भी प्रशिक्षण नीतियाँ थीं दिव्यांग बच्चों के लिए, जो भी प्रशिक्षण नीतियाँ थीं, कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इस पर ये RCI काम करता। क्या हुआ कि जो भी निःशक्तजन बच्चे थे या व्यक्ति थे, इनके व्यवसाय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ मानवीय कार्य पर भी इनको जोर दिया गया। नेक्स्ट आपका जो भी संस्थाएं थीं, ठीक है, जो भी जैसे आपकी संस्था चल रही है जहाँ से आप अपना D.Ed स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो, है ना, स्पेशल एजुकेशन का, ऐसे ही B.Ed स्पेशल एजुकेशन हुआ, BA सेल्फी हुआ, MA सेल्फी हुआ, यानी कि पुनर्वास के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो भी संस्थान दिए जाएंगे, इनकी मान्यता को देना, इनकी मान्यताओं को देना, और अगर सही काम नहीं हो रहा है तो मान्यताओं को रद्द करना। किसका काम, RCI का काम। जो भी लोग यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, जैसे आपने D.Ed कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पुनर्वास पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी कि आप अपना RCI में रजिस्ट्रेशन कराओगे, पंजीकृत आपने स्वयं को कराओगे, तो आपका पंजीकृत किया जाएगा और आपका रखरखाव जो है RCI में किया जाएगा। इसके बाद में भैया जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान थे, इसको बढ़ावा देने की भी बात की गई इस RCI यानी कि पुनर्वास परिषद में। तो ये एक अकेली मात्र भारत भर की एक अकेली संस्था है, ठीक है, एक ऐसी अकेली संस्था है जो सभी के जितने भी हमारे D.Ed B.Ed की जो भी कॉलेज हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका काम है शैक्षिक पुनर्वास, व्यावसायिक पुनर्वास और पुनर्वास के क्षेत्र में सामाजिक पुनर्वास बच्चे को देना, ठीक है। नई नीतियाँ बनाना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, इन सभी चीज़ों को जो कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, इनको संचालित करना। जो भी
विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, इनको डिग्री डिप्लोमा की मान्यता देना, है ना। और हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे निःशक्त व्यक्ति हैं इनका जो पुनर्वास के लिए डिग्री डिप्लोमा है इसको भी देना, है ना। और बच्चों को प्रोत्साहित करना, सतत विकास के लिए बच्चों को आगे बढ़ाना, और जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, सभी का लेखा जोखा रखना, ये आपकी RCI का कार्य था। अब हम बात करते हैं दूसरा एक्ट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक्ट आपका है, आप कहोगे कौन सा एक्ट है, तो हम कहेंगे भैया 1995 का एक्ट है, PWD एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, कहेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी फुल पार्टिसिपेशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995, यानी कि निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, जहाँ पर समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी की बात की गई, उस अधिनियम एक्ट को क्या कहेंगे, 1995 का PWD एक्ट, जहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की गई। वो 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें कि लोकसभा में इसको लोकसभा में क्या किया गया कि 12 दिसंबर 1995 को, और राज्यसभा में 22 दिसंबर 1995 को, साथ ही साथ इसको पारित किया गया। ये अधिनियम आपका 1996 से जो था वो लागू किया गया, ठीक है। ये अधिनियम कब से आपका 1996 से लागू किया गया। और हम इस अधिनियम को, क्योंकि 95 में हस्ताक्षर हो चुके थे, तो हम इस अधिनियम को PWD एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया 7 प्रकार की दिव्यांगताएं। और इस एक्ट में आपके 14 अध्याय बताए गए। वो 14 अध्याय कौन कौन से हैं, इन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जो आपका प्राथमिक अध्याय बताया गया, जिसका नाम था क्या आपका, प्राथमिक, यहाँ पर कहा गया कि 7 प्रकार की दिव्यांगताएं होंगी, इनकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया कि 7 प्रकार की जो दिव्यांगताएं होंगी इनकी परिभाषा क्या रहेगी। जैसे 7 प्रकार की दिव्यांगताएं आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट, आपका लो विज़न, अल्पदृष्टि, दृष्टिबाधित या अल्पदृष्टि, या हम तीसरा कह सकते हैं कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी कर्व्ड बोलते हैं, है ना। इसके बाद में आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण बाधिता बोलते हैं। इसके बाद में आपका चलन निःशक्तता, इसके बाद में आपका मानसिक मंदता, जिसको हम लोग अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और मानसिक रुग्णता यानी कि मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी। तो 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया, और इन दिव्यांगताओं की जो परिभाषा दी गई वो इस प्राथमिक में दी गई या प्रारंभिक में पहले अध्याय में दी गई। दूसरा अध्याय क्या है, कहा गया कि भैया केंद्रीय समन्वय समिति बनाई जाएगी, ठीक है, केंद्रीय समन्वय समिति बनाई जाएगी। और उस समिति का आखिरकार कार्य क्या होगा, तो कहेंगे भैया जब भी ये केंद्रीय समन्वय समिति बनाई जाएगी, उसका जो मुख्य कार्य होगा ये बैठक करना होगा, है ना। क्यों बैठक करेंगे, क्योंकि हमको पता तो चलना चाहिए कि जो भी हम लोग नीतियाँ बना रहे हैं, जो भी नीतियाँ हम गठित कर रहे हैं, वो दिव्यांगों तक सही से पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं। तो इस समिति में कुल भैया 23 सदस्यों को रखा जाएगा, और इसमें से 5 व्यक्ति जो होंगे वो निःशक्तता के क्षेत्र से होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सभी सामान्य लोगों को रख लें और 5 व्यक्ति को हम निःशक्तता क्षेत्र से ना रखें। हमको 23 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को निःशक्तता के क्षेत्र में रखा जाएगा, जहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा, कह सकते हैं सरकार का विकलांग कल्याण विभाग बनाया जाएगा, राज्य मंत्री बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, है ना। और तीसरे माह में जो इसकी बैठक होगी वो तीसरे माह में आयोजित की जाएगी, यानी कि एक साल में 4 बार बैठकें जो है वो आयोजित की जाएंगी, प्रत्येक तीसरे महीने में जो है बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद में आपका तीसरा अध्याय है, जिसको हम कहते हैं राज्य समन्वय समिति। राज्य समन्वय समिति, जो आपकी राज्य समन्वय समिति होगी, यहाँ पर राज्य में एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, और इसके तहत जो भी अधिकार होंगे, जैसे कि समाज कल्याण मंत्री, विकलांग कल्याण मंत्री, और इनको क्या बनाया जाएगा, इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये जो समिति होगी, यहाँ पर प्रत्येक 6 माह में बैठक की जाएगी, यानी कि एक साल में 2 बार बैठक को किया जाएगा, ठीक है।
और भैया आपका इसके बाद में जो चौथा आपका अध्याय होगा ये निःशक्तता का निर्धारण एवं शीघ्र हस्तक्षेप। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि दिव्यांग बच्चों की निःशक्तता क्या है उनको निर्धारित किया जाए, यानी कि पहचाना जाए, और जो भी पहचान के बाद में हम क्या करेंगे, उनका शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे, जिससे कि जो भी उनको संसाधन देने हैं उनको वो बेहतर ढंग से पहुंच सकें। विकलांगता होने के कारण या दिव्यांगता होने के कारण जो भी सर्वेक्षण या अनुसंधान की खोज है उसका उत्तरदायित्व दिया जाएगा। इसके रोकथाम को, विकलांगता के या दिव्यांगता के रोकथाम को जो है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया रोकथाम कैसे करनी है। जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं इनको सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। जो भी इसके अंतर्गत निवारण हो या जागरूकता कार्यक्रम हो इनको सबको चलाया जाएगा। जो भी रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी, सभी को अवेयरनेस दी जाएगी, सभी को अवेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा। ठीक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अक्षम बच्चे हैं इनको 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जहाँ पर प्रत्येक बच्चे को विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो भी ज़रूरतें हैं, सामान्य विद्यालयों में जो भी ज़रूरतें हैं और जो भी निजी और व्यावसायिक क्षेत्र हैं जो प्रशिक्षण हैं इनको दिए जाएं। नेक्स्ट भैया इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इन बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। और आरक्षण की बात की गई कि जो भी सरकारी नौकरियां होंगी इसमें PWD एक्ट में 3% आरक्षण दिया जाएगा। एक होगा VI के लिए 1% होगा आपका HI के लिए यानी कि श्रवण बाधित के लिए, और एक होगा आपका शारीरिक दिव्यांग यानी कि OH ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए। इसके बाद में आपका 7वां पॉइंट आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, सकारात्मक कार्यवाही। इसके अंतर्गत जो भी निःशक्तजन होंगे इनको आत्मनिर्भर बनाना, और ये कहीं पर भी चाहे वो निर्माण भवन हो, व्यवसाय क्षेत्र हो, विशेष विद्यालय हो, मनोरंजन के कोई क्षेत्र हो, यहाँ पर ये कहीं भी आ जा सकें और इनको भैया भूमि आवंटन का भी योजना जो है वो चलाई जाएगी। इसके बाद में विभेद ना किया जाए, यानी कि जो भी ये बच्चे हैं है ना, चाहे रेल का डिब्बा हो, चाहे जल हो, वायुयान हो, इनमें सब में इनको जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। इसमें किसी प्रकार का विभेद ना किया जाए। इनको रैंप की व्यवस्था की जाए, ब्रेल लिपि और लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाए। अल्पदृष्टि बच्चों की सभी ये आपकी इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अनुसंधान और मानव विकास। अनुसंधान में क्या होगा, जो भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं निःशक्तजन बच्चों के लिए इनसे दूर रखा जाए, रोजगार के कार्यक्रम इनके लिए चलाए जाएं, और जो भी विश्वविद्यालय व्यवसाय दिलाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं इनके लिए भैया इनका विकास किया जाए और इनका अनुसंधान किया जाए। इसके बाद में निःशक्त लोगों के लिए संस्थाओं को मान्यता दी जाए। जो भी संस्थाएं NGO वगैरह जो चल रहे हैं इन संस्थाओं को बढ़ाया जाए और इनको मान्यता दी जाए, जिससे कि जो भी निःशक्तजन व्यक्ति हैं इनको पढ़ने का भी मौका मिल सके और यहाँ पर ये आ जा सकें और इनको प्रमाण पत्र भी बनवाया जा सके। इसके बाद में गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संस्थान भी बनवाए जाने चाहिए। जो बहुत गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति हैं इनके लिए राज्य में भी और केंद्र में भी इनके जो मान्यता प्राप्त संस्थान है यहाँ पर इनको जाने आने की अनुमति और जो भी इनके नियम शर्तें हैं उनको लागू करना होगा। इसके बाद में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त बनाना कि भैया इनके लिए नियुक्ति कैसे होगी, इनका अधिकार क्या होगा, उनको कैसे समन्वय कर सकते हैं हम लोग, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, इनका निर्देशन और कानून क्या होंगे, तो ये भी लागू करना। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा। इन सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, दिव्यांग संगठन हो, सामाजिक सुरक्षा की भी सभी को ध्यान में रखना होगा। और इनके लिए भैया कह सकते हैं निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यक्रम 2 वर्षों की अवधि
तक चलाना होगा और इनको पंजीकृत भी करना होगा। और लास्ट है भैया अन्य, जहाँ पर अन्य में बात की गई कि अगर निःशक्त व्यक्तियों के किसी भी प्रकार की सुविधाओं का कोई हनन करता है तो उसको 2 वर्ष का कारागार और 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो अन्य में आती हैं, आपकी अदर में आती हैं। 14 अध्याय जो थे वो आपके समाप्त होते हैं। इसके बाद में आपका आता है RPWD एक्ट। तो RPWD एक्ट में आपको मैंने बताया कि 2016 में ये आपका आया, और ये PWD का संशोधित रूप था। 2016 में आया, 7 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई, और जो मैंने अभी आपको आरक्षण बताया था वो यहाँ पर 4% का आरक्षण किया गया, ठीक है। और PWD में 7 प्रकार की दिव्यांगताएं और प्लस 14 कर दी गई, यानी कि 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं थी वो आपकी 2016 के एक्ट में बताई गई, है ना। 7 से बढ़ा करके 14 कर दी गई। और ये जो एक्ट था वो आपका 15 जून 2017 से इसको लागू किया गया। और पारित कब हुआ था? 2016 में इसको पारित किया गया, और लागू कब किया गया? 15 जून 2017 से। जहाँ पर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई, जिनमें से आपको अंधापन हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, कम दृष्टि हुआ, लोकोमोटर विकलांगता हुआ, बौद्धिक विकलांगता हुआ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ, सीखने की अक्षमता यानी कि SLD, जिसको हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, विशिष्ट दिगम क्षमता। इसके बाद में भाषा और भाषण जो संबंधी विकलांगता हुई, हीमोफीलिया हुआ, बहरापन हुआ, ऑटिज़म हुआ, और कह सकते हैं सुनवाई हानि यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, बौनापन हुआ, मानसिक बीमारी हुई, सेरेब्रल पाल्सी हुई, जीर्ण तंत्रिका संबंधी बीमारी हुई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल डिसीज़ हुआ, एसिड अटैक हुआ, या पार्किंसंस रोग हुआ। ये 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं थी वो आपको यहाँ पर बताई गई। और भैया इसमें भैया एसिड अटैक विक्टिम को भी जोड़ा गया, इसमें एसिड अटैक विक्टिम को भी जोड़ा गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 21 प्रकार की दिव्यांगताएं जो थी वो देखने को मिली। और कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 18 वर्ष के बच्चे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सुलभ शौचालयों की या सुलभ भवनों की जो है उसको भी सुविधा दी जाएगी। और आरक्षण बढ़ाया गया, 3 से 4% किया गया। 3% था आपका PWD एक्ट में, 4% दिया गया आपका RPWD एक्ट में। तो ये चीज़ें जो थी हमको देखने को मिली। इसके बाद में आपका एक एक्ट मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी, NTA एक्ट, यानी कि नेशनल टेक्स्ट एक्ट, यानी ये आपका आया तो आप कहोगे सर 1999 में ये एक्ट आया, ठीक है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की दिव्यांगताएं देखने को मिली, जिसमें से आप कहोगे मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, दूसरी आपकी CP यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, तीसरी आपकी ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और चौथा आपका बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, बहुविकलांगता। तो 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको यहाँ पर बताई गई। और ये जो आपका अधिनियम था 1999 में इसको लागू किया गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अध्याय बताए गए कितने, तो यहाँ पर आपको बताए गए 9 अध्याय, ठीक है। 4 प्रकार की दिव्यांगताएं और 9 अध्याय बताए गए, जिसमें प्रारंभिक अध्याय जो था वहाँ पर बच्चों की 4 प्रकार की जो दिव्यांगताएं थी इनको परिभाषित किया गया, और साथ ही साथ व्यवसाय, पंजीकरण और न्यास, इनकी गंभीरता, इसको भी परिभाषित किया गया। ये आपका प्रारंभिक में आता है। राष्ट्रीय न्यास में क्या होगा, जो दूसरा होगा राष्ट्रीय न्यास, ठीक है, राष्ट्रीय न्यास। तो राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत चाहे वो मानसिक मंदित हो, जो चाहे वो आपके CP हो, ASD हो, MD हो, 4 प्रकार की दिव्यांगताएं, इनके नाम को रखा गया और इसके प्रति जो निर्देशन थे उनको दिए गए। साथ ही साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सीमित गठन जो समिति होगा उसका गठन करेगा, और गठन का जो सचिव होगा अध्यक्ष और सदस्य जो होगा, और साथ ही साथ सचिव की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो ये दिव्यांगता प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो ग्रसित बच्चे हैं, कह सकते हैं कि इनका जो कार्य क्षेत्र है, विकलांगता के क्षेत्र में जो कार्य इनको मिल रहे हैं, अनुभव मिल रहे हैं, इनके लिए भी भैया जो ये लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, इनका वर्ष जो 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रखा जाएगा। और भैया इनको जो इनका जो सचिव का जो स्तर होगा वो भी आपको 3 वर्षों का देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका आया न्यास के लक्ष्य क्या होंगे। आखिरकार ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्यों बनाया गया, तो लक्ष्य क्या होंगे, तो सभी दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना। जो 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको यहाँ पर बताई गई, इन 4 प्रकार की दिव्यांगताओं के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, और
आत्मनिर्भर बनाने के बाद में जो भी इनको सहायता है वो मत देना, और जो भी इनके अभिभावक हैं उनको भी बेहतर सहायता देना, जिससे कि वो भी बच्चों तक कार्य को कर सकें। इसके बाद में बोर्ड का कर्तव्य क्या होगा, ठीक है, बोर्ड का अधिकार और कर्तव्य क्या होगा। तो भैया बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का फंड जो था अपने पास सुरक्षित रखना होगा, और इस 100 करोड़ रुपए से जो भी ब्याज मिलेगा तो वो ब्याज क्या करेंगे, जो भी खर्चा होगा और या जो भी दिव्यांगों के प्रति जो भी चीज़ें सुधारी जाएंगी उनमें इस ब्याज को खर्च किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए के ब्याज को। ये 100 करोड़ रुपए दिए गए इस न्यास को, और कहा गया जो भी इससे सुरक्षित जो आपका फंड है, इससे जो भी ब्याज आ रहा है, इसका आप खर्चा कहाँ पर करोगे, बच्चों को सुधारने में, उनके जीवन को सुधारने में, दिव्यांग बच्चों को सुधारने में, ठीक है। और जो भी दिव्यांग बच्चे होंगे इनके वसीयतनामा, दान प्राप्ति किस प्रकार से, जो भी आगे की कार्यवाही है आप ही करोगे। इसके बाद में पंजीकरण की प्रक्रिया, पंजीकरण भी तो किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन दिव्यांग है, तो पंजीकरण की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो भी हमारे निःशक्त व्यक्ति हैं इनकी समिति बनाई जाएगी, इनका संगठन किया जाएगा, अभिभावकों का, है ना, स्वयंसेवी संगठन होंगे जहाँ पर इनके कल्याण की बात की जाएगी, इनके रीतियों की बात की जाएगी, दस्तावेजों की बात की जाएगी, और जो भी सूचनाएं हैं इनको सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए जो दस्तावेज हैं इनको निरस्त भी किया जा सकता है अगर सही से इनके पंजीकरण में दस्तावेज नहीं जा रहे हैं तो। इसके बाद में राज्य स्तर की, कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर की जो है वो समितियां बनाई जाएंगी। तो स्थानीय स्तर की समिति, एक जिले स्तर की समिति बनाई जाएगी जिसका गठन किया जाएगा, है ना, उसमें भी जिला अधिकारी को आयुक्त किया जाएगा, उसको भी नियुक्त किया जाएगा, और जो समिति बनाई जाएगी इसका कार्यकाल जो होगा ये भी आपका 3 वर्ष का ही होगा, है ना। आवेदन प्राप्त किए जाएंगे निःशक्त व्यक्तियों के भी, और इनका भी पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद में जवाबदेही, भाई पैसा कहाँ ख़त्म हो रहा है उसकी जवाबदेही भी तो करनी होगी। तो लिखित रूप से जितने भी आवेदन आए हैं उनको दिखाना होगा, जो भी पुस्तकें या जो भी आपने पंजीकरण के प्रक्रिया जो भी कार्यक्रम चलाए हैं उनको भी दिखाना होगा, कहाँ पर कितना फंड आपने उपयोग किया है उसके बारे में भी दिखाना होगा। इसके बाद में वित्तीय लेखा, ठीक है, वित्तीय लेखा का मतलब जो भी आपको फंड दिया गया है उसका भी परीक्षण किया जाएगा, जो भी बजट पास किया गया था उसका भी परीक्षण किया जाएगा, कितना बजट आपने दिया, कितना वार्षिक आय आई और कितना बजट आपने खत्म किया, ठीक है। और साथ ही साथ महालेखा नियंत्रण परीक्षक जो होंगे वो समय समय पर इसको सत्यापित करते रहेंगे कि हाँ सही से कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ना। और नवा आपका अन्य, यहाँ पर केंद्र सरकार के पास शक्ति होगी, जो भी बोर्ड होगा उसको में अगर अतिक्रमण होता है तो उसकी भी शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। दिव्यांगों को आय में छूट दी जाएगी, कुछ नियम जो हैं और शक्तियाँ बनाई जाएंगी। इसके बाद आपका आता है 1.4, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने विकलांगता के कारण की, ठीक है, जहाँ पर बात करते हैं विकलांगता के कारण की। तो विकलांगता का कारण क्या होगा, तो आप कहोगे जब बच्चा गर्भधारण से पूर्व भी दिव्यांग हो सकता है, गर्भावस्था के समय भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। गर्भधारण से पूर्व क्या होगा, कहोगे भैया अगर नज़दीकी रिश्ते में माता पिता की शादी हो रही है तब भी दिव्यांगता हो सकती है। माँ की उम्र ज़्यादा है, पापा की उम्र कम है, यानी कि पिता की उम्र कम है, तब भी ऐसा हो सकता है। अगर माँ कुपोषण और स्वास्थ्य उसका खराब रहता है तब भी हो सकता है। माँ अगर बीड़ी सिगरेट यानी कि मादक पदार्थों का सेवन कर रही है तब भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। और कुछ चीज़ें हमें वंशानुगत मिलती हैं जिससे भी दिव्यांगता देखने को मिलती है। गर्भावस्था के समय बच्चे अगर 3 महीने का हो गया है और बार बार उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है, टीबी, खसरा इत्यादि है, तब भी चोट लगने पर माता के या भारी वजन उठाने पर माता का बार बार कह सकते हैं डायबिटीज़ बढ़ रही है, इससे भी हो सकता है ना। गर्भवती स्त्री अगर मदिरा पी रही, धूम्रपान का सेवन कर रही, बार बार एक्सरे करा रही, पोषाहार की कमी है, तब भी बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। जन्म के समय के कारण, भैया अगर बच्चा को ऑक्सीजन नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक खून बह गया, बच्चा जो हुआ वो बहुत कम वजन का हुआ, माँ बच्चे को जन्म देते वक्त बेहोश हो गई, उसके कारण भी, या लंबे समय तक जो प्रसव पीड़ा है उसके कारण भी बच्चे को खतरा हो सकता है। जन्म के बाद क्या देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर जन्म के बाद अगर बच्चा बार बार गिर रहा है, बार बार बच्चे को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, अगर बच्चे को टीके समय से नहीं लगे हैं, इस कारण से भी
जो है दिव्यांगता हो सकती है। रोकथाम क्या करेंगे भैया? निकट जो संबंध है उसमें शादी नहीं करेंगे, सुरक्षित गर्भावस्था है ना, पौष्टिक आहार की कमी नहीं होने देंगे, माँ की आयु जो है उसको सही से देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि बच्चे की रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आएगा ये आएगा क्रॉस डिसेबिलिटी। ठीक है, क्रॉस डिसेबिलिटी। तो इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी में क्या होगा? ये एक ऐसा ढांचा है जो विभिन्न विकलांगता वाले व्यक्तियों के अधिकारों को और उनकी ज़रूरतों को समावेशन को पहचानता है और बढ़ावा देता है। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, अगर उनके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट है यानी कि 40% से अधिक दिव्यांगता है, तो क्या किया जाएगा कि उनको एक समान देखा जाएगा, एक समान बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी उन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भी उनके सामाजिक कार्य होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर, जो भी उनको रोजगार देने हैं, उनको परिवहन की सुविधा देनी है, उनको भागीदारी करानी है, सभी को समावेशन और सभी को सार्वभौमिक डिज़ाइन यानी कि सभी जगह पर बच्चे सुलभ रूप से आने जाने योग्य बन सकें, उनकी क्षमताएं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपका क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जो कि आपके लिए, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर परिभाषा की भी बात कर लेते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी की, तो कहते हैं यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां विकलांगता के प्रकारों में अंतर नहीं किया जाता, यानी कि सभी को समान देखा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो। 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, सभी को समान देखा जाएगा। किसी के दृष्टिकोण में किसी भी विकलांगता में अंतर नहीं किया जाएगा। ये आपका क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, लीडरशिप को बढ़ावा देना, सभी का समावेशन करना, सभी को एक जगह पर कह सकते हैं निश्चित बनाना, है ना, या सभी के लिए एकरूपता दिखाना, सभी के मुद्दों को बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। अपने राज्य का नाम, ठीक है, और अपने ज़िले का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिए और बताइए कि आप किस राज्य से, किस ज़िले से हैं। धन्यवाद दोस्तों।